हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबके लिए एक बहुत ही फनी और अमेजिंग यूनिक ड्रामे के साथ आई हूँ, जिसमें हम देख पाएंगे कि हमारी फीमेल लीड से एक सीईओ का एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसकी याददाश्त चली जाती है, तो वो उसे धोखा देती है और उसे अपने फायदे के लिए यूज करती है। तो ड्रामा काफी अमेजिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि फीमेल लीड किस तरह सीईओ को एक नौकर की तरह यूज करती है। तो ये सीन्स देखने में बहुत फनी लगेंगे और जब सीईओ को हकीकत पता चलेगी, जो कि एक्चुअल लाइफ में बहुत ज्यादा रूड था, तो वो हमारी फीमेल लीड के साथ क्या करेगा। तो ये सब जानने के लिए आप लोग एंड तक इस ड्रामे को जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की शुरुआत होती है, हम हमारे मेल लीड मिस्टर हान को देखते हैं, जो फीमेल लीड सू को कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी यही जिद है कि तुम माँ बनना चाहती हो तो फिर ठीक है, एंड उसे किस करने लगता है। फीमेल लीड ये सोच रही होती है कि शायद वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब उसे हर्ट होता है और हान उसे बाइट करता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सपना नहीं है। वो उसे किक करती है, तो वो गुस्से से कहता है कि तुम थोड़ी देर पहले यही जिद कर रही थी कि तुम माँ बनना चाहती हो और अब तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। तो ये नेम सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये नेम तो नॉवल में था जो वो रीड कर रही थी, और अब उसे समझ आ जाता है कि शायद वो नॉवल में ट्रैवल कर गई है रीड करते हुए। और उसे याद आता है कि जिसकी बॉडी में वो आई है उस लड़की का नाम सू यूनफे होता है, जो कि इस नॉवल की विलन थी। और उसे उसकी स्टोरी याद आ रही होती है कि किस तरह उसने एक्सीडेंटली जो हान कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर हान पर कार से उसे हिट कर दिया था और उसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था उससे। लेकिन बाद में उसे पता चला था कि उसकी याददाश्त चली गई है। तो वो हान को ये कह देती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम दोनों मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो हान को बहुत तरीकों से यूज करती है। वो सारा दिन उससे काम लेती है और रात को अपने लिए उसे यूज करती है। दिन में वो बेचारा फूड डिलीवरी करता है और रात को सारे घर के काम करता था। लेकिन यहाँ पर सू को ये भी अंदाजा होता है कि अगर इसकी मेमोरी वापस आ गई तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। और रियल लाइफ में हान बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट सीईओ था, जिससे सब लोग बहुत डरते थे। तो इसलिए वो उसे थ्रेट कर रही होती है कि वो एक बच्चा चाहती है और इसके लिए वो बहुत ज्यादा उसे नाटक करके दिखाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अपनी जान ले लेगी, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी मेमोरी वापस आई तो अगर वो माँ बन गई तो हो सकता है इस बच्चे की वजह से वो उसे माफ कर देगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो प्रेग्नेंट तो हो जाती है, लेकिन मिस्टर हान की मेमोरी वापस आ जाती है, जिसकी वजह से उसे सू की सारी हकीकत पता चल जाती है और उसको प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो उसे माफ नहीं करता है और इवन के अपने चाइल्ड को भी अबॉर्ट करवा देता है और सू को जेल हो जाती है और वो ये सह नहीं पाती और अपनी जान ले लेती है। तो वो उस प्लॉट के बारे में सोच रही होती है और वो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है कि उसकी सोल इस बॉडी में आ चुकी है, तो अब वो क्या करेगी। एंड वो हर जगह उठकर मिस्टर हान को ढूंढने लगती है और उसे याद आता है कि ये सीन तो वही है जहाँ पर सू हान को थ्रेटन कर रही थी कि वो उसके साथ फिजिकल हो जाए एंड उनका बेबी हो जाए। हान ये नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे मजबूर किया करती थी। तो वो यही सोच रही होती है। इतने में हान वापस से आ जाता है, तो वो उसे देखकर परेशान होने लग जाती है, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। तो वो उसे कहता है क्या हम कंटिन्यू करें, जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही हूँ, मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। लेकिन वो तो अपनी पेंट उतारने लग जाता है, जिससे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि नॉवल का कैरेक्टर सू से यही गलती हुई थी कि वो फोर्सफुली प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगी। एंड उसे रोकने जा रही होती है, लेकिन उससे ही उसकी पेंट उतर जाती है। तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे कहने लगती है कि एक्चुअल में मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। वो उसे कहता है क्या तुम श्योर हो, थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, जिस पर कहती है कि हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है और सोने चली जाती है। एंड यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कि किस तरह सू प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो बैक कर रही थी मिस्टर हान से, लेकिन मिस्टर हान उसकी कुछ भी नहीं सुन रहा होता है और कहता है कि तुम एक झूठी हो, तुमने मेरी लाइफ के साथ बहुत खिलवाड़ किया था और मुझे बहुत बुरी तरह यूज किया था। लेकिन वो उसे कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। और यहाँ पर जब वो ये बात करती है तो पिनोकियो की तरह उसकी नोज लॉन्ग हो जाती है। तो मिस्टर हान कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी भरोसा नहीं है, इस झूठी लड़की को यहाँ से ले जाओ। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सू का ये सपना था। वो उठ के बैठ जाती है और कहती है कि मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। और फिर सोच रही होती है कि नॉवल के उस कैरेक्टर ने हान से बहुत ज्यादा काम करवाया था और सारा पैसा अपने पास रखा करती थी, तो मुझे भी उसे यूज करना चाहिए और थोड़ा सा तो एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जब वो चेक करती है तो क्रेडिट 0 होता है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो कैरेक्टर सारी अमाउंट फॉरेन यूज कर लिया करती थी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी में हान मेहनत कर रहा होता है एक काम एम्प्लॉय की तरह। उसे तो पता ही नहीं होता कि वो एक सीईओ है। एनीवेज वहाँ पर उसकी कॉलीग ये नोटिस करती है और उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत हैरत हो रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अभी तक कॉल नहीं आया। वो हर हाफ आवर के बाद तुम्हें चेक किया करती थी और इवन के ऑफिस भी आया करती थी, लेकिन आज वो ऑफिस भी नहीं आई और उसने सेल फोन पर कॉल भी नहीं की। तो वो उसे कहती है कि ये मौका अच्छा है, क्या हम दोनों लंच पे चले, जिस पर वो उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने फूड डिलीवर करना है और रात को मुझे बहुत ज्यादा काम है। एंड वहाँ से उठ के चला जाता है। और यहाँ पे वो कॉलीग सोच रही होती है इतना हैंडसम लड़का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सू यहाँ पे सोच रही होती है कि मुझे कुछ अमाउंट चाहिए होगी ताकि मैं इस नॉवल में सर्वाइव
सर्वाइव कर सकूं और हान से भाग सकूं। और एक्चुअल में सू एजुकेटेड होती है और इसलिए अब वो ऑनलाइन जॉब्स फाइंड कर रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने सबसे पहले तो क्लीनिंग आइटम्स और डिटर्जेंट ऑर्डर किया था, जहाँ पे डिलीवरी बॉय भी आके कहता है कि कितनी स्मेल आ रही है। एक्चुअल में जो नॉवल वाली गर्ल थी वो बहुत ज्यादा सुस्त थी, इवन कि वो नहाती भी नहीं थी और उसका सारा घर बहुत ज्यादा डर्टी था। तो वो सोच रही होती है कि मुझे अब समझ आया हान उसके क्लोज नॉवल में क्यों नहीं जाता था, और इसलिए वो सारे घर को साफ कर देती है और उसे अच्छे से चमका देती है और सोचती है कि आज खाना मैं बनाऊंगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हान जब घर पर आता है तो वो अपने साथ फूड लेकर आता है और उसे कहता है कि आज मैं खाना नहीं बना सकूंगा तो तुम ये खाना खा लेना। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सू ने तो आज सारा घर साफ किया हुआ है और इवन कि उसने कुकिंग भी की हुई है, जबकि वो कभी कुकिंग करती ही नहीं थी और वो खुद भी बहुत साफ सुथरी लग रही थी। और यहाँ पर खाना खाते हुए वो उससे बात करना चाह रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें आज खाना कैसा लगा, लेकिन वो काफी रूड होता है और उसे बात तक नहीं करा होता। तो वो सोच रही होती है कि उसका रूड बनता भी है, क्योंकि हाफ ईयर सू ने उसे बहुत बुरी तरह यूज किया था और कभी उसके लिए कुकिंग नहीं की थी। वो सारा दिन काम करता था और हमेशा घर आके कुक करता था, तो इसलिए उसके दिल में सू के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। तो वो सोच रही होती है कि सू कितनी बुरी थी, उसने इवन के घर के हर काम को उस पर ही छोड़ा हुआ था। वो घर की सफाई और क्लॉथ्स वॉश भी करता था, तो अब वो उसकी केयर कर रही होती है, उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है और फैन उसकी तरफ कर रही होती है। तो वो देखकर हैरान हो जाता है। वो कहती है तुमने सारा दिन बहुत मेहनत की है और बहुत गर्मी भी है, लेकिन हान को ये अच्छा नहीं लगता, वो फैन उसकी तरफ कर देता है। तो वो सोच रही होती है कि ये सिचुएशन तो काफी कोल्ड है, इस तरह तो मैं हान को हकीकत भी नहीं बता सकूंगी और वो मेरा ट्रस्ट भी नहीं करेगा। तो वो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन हान बस गौर से उसे देख रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, जिस पर वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें तो चिली अच्छी नहीं लगती थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो बस कुछ सोच रही थी। तो वो उससे कहता है कि तुम क्या सोच रही थी। वो कहती है कि मैंने सोच लिया है कि आज से मैं भी काम करूंगी और मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो हैरान होता है और कहता है कि एकदम से तुम जॉब के बारे में क्यों कह रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं दिन रात खाकर और सो कर थक चुकी हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत बोरिंग हो चुका है और घर पे काफी गर्मी होती है। तो इस तरह अगर मैं ऑफिस या कहीं बाहर काम करूंगी तो एयर कंडीशनर होगा जिसे मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। वो ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जिस सू को जानता था वो तो बहुत ज्यादा सुस्त थी, वो तो हिलना भी पसंद नहीं करती थी। और यहाँ पर सू बैठकर पूरे मंथ का बजट प्रिपेयर कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसे किस तरह वर्क करना है। लेकिन इतने में ही हान आ जाता है और उसे किस करने लगता है। आज वो उसके क्लोज आ रहा था क्योंकि वो काफी क्लीन दिखाई दे रही थी, लेकिन वो उसे रोक लेती है। तो वो हैरत से उसे देखने लगता है, कहता है कि मुझे लग रहा है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे रोज क्लोज आने के लिए फोर्स करती थी और आज तुम मना कर रही हो, और आज तो घर भी बहुत साफ है। लेकिन यहाँ पे सू सोच रही होती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, वो अपना ट्रेजिक एंड नहीं चाहती है। उसे सब याद आ रहा होता है कि किस तरह जब हान को ये सारी हकीकत पता चली थी तो वो बहुत गुस्से से पागल हो गया था। तो इसलिए वो उसे सोच रही होती है कि अगर मैं इसे सच्चाई बताऊंगी अभी तो वो विश्वास नहीं करेगा। तो वो कहती है तुमने मेरे सोने को गलत समझा था, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह सो जाऊं। और वो उसे कहती है कि और अभी मैंने बहुत सोचा है, हम चाइल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास ना घर है, ना अच्छी कंडीशन है, ना कार है, तो प्रेग्नेंट होना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हान ने प्रोटेक्शन अपने साथ रखी हुई थी, लेकिन वो उसकी बात मान जाता है और वापस से बेड पे चला जाता है। और यहाँ पे सू सोच होती है कि थैंक गॉड फाइनली मेरी बचत हो गई। एंड उसके बाद उसकी मॉर्निंग में जब जाग होती है तो पिलो के नीचे वो प्रोटेक्शन देखती है और ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है और उठ के जाने लगती है। लेकिन इतने में हान आ जाता है तो वो डस्टबिन उठा लेती है। हान उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुमने डस्टबिन को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है। तो वो कहती है कि मैं ट्रैश फेंकने जा रही हूँ। और यहाँ पे हान को समझ आ जाता है कि वो क्या फेंकने जा रही है। एनीवेज यहाँ पर अब वो उसका वेट कर रहा होता है क्योंकि आज उसने वर्क पे जाना था। तो वो फुल रेडी होके आती है और काफी ब्यूटीफुल लग रही होती है। लेकिन जैसे वो नीचे आ रही होती है तो यहाँ पर एक पर्सन वहाँ से जा रहा होता है और वो सेल फोन पर न्यूज सुन रहा होता है कि किस तरह चौहान ग्रुप का प्रेसिडेंट अभी तक मिसिंग है, उसे 6 मंथ्स हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सू काफी परेशान हो जाती है। उसे डर लग रहा होता है कि अगर हान ने ये न्यूज सुन ली और अपनी फोटो देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो वही न्यूज सुन ही रहा होता है कि इतने में चू जल्दी से शोर मचाती है और आके उसके कानों पर हाथ रख लेती है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि इसे क्या हुआ है। वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है कि ये फर्स्ट डे है मेरा, मैं सोच रही हूँ अब जब तुम घर आओगे पता नहीं मैं तुम्हें घर पे मिलूंगी या नहीं मिलूंगी, तो मैं तुम्हें गुड बाय करने आई हूँ। वो बहुत हैरान होता है कि पहले तो कभी सू ने ऐसा नहीं कहा था और इतना कंसर्न शो नहीं किया था। एंड साथ में उस पर अपनी शर्ट फोल्ड कर देता है क्योंकि उसकी लेग्स दिखाई दे रही थी। इस बात से सू बहुत हैरान होती है। एनीवेज फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर पहले दिन ही सू के साथ एक मेल पर्सन काफी मिसबिहेव कर रहा होता है जिसे सू अच्छे से जवाब देती है। एनीवेज यहाँ पर फिर से उस कॉलीग को टेंशन हो रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा पता नहीं करी है। और हान भी कुछ हैरान हो रहा होता है और चेक करता है कि इन 2 डेज में उसने एक दफा भी मैसेज या कॉल नहीं किया है। इतने में उसी का मैसेज आ जाता है। वो उसे कहती है कि आज सेल्स पर्सन की लॉटरी डे है और मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ क्योंकि मुझे अपनी लक पे भरोसा नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम आके मेरे लिए कार्ड उठाओ। तो यहाँ पर अब जब वो जाने लगता है तो बॉस उसे कहता है कि अभी जाने का टाइम नहीं हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने अपना वर्क फिनिश कर लिया है। वो काफी एटीट्यूड से जवाब देता है और उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर बॉस भी कुछ शॉक्ड हो जाता है और उसे कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और जब वो चला जाता है तो बॉस शॉक्ड होकर कहता है ये
मुझे क्या हुआ, मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे बॉस वो है और मैं उसका एम्प्लॉय हूँ। एनीवेज अब यहाँ पर सू हान का वेट कर रही होती है और जैसे वो आता है तो उसे कहती है कि इनमें से किसी भी एक को तुम तोड़ दो। तो वो केयरफुली चूज करता है और एक ब्रेक करता है। उसमें से जो कार्ड निकलता है उसमें से वो लॉटरी जीत जाती है जिसमें रेफ्रिजरेटर होता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरे लिए काफी लकी साबित हुआ है। और उसे कहती है तुम बहुत अमेजिंग हो और उसे गले लगा लेती है और काफी खुश हो रही होती है। हाँ तो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि पहली वाली सू तो इन छोटी बातों पे खुश नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब सू काफी खुश हो रही होती है। अब वो स्ट्रगल करके रेफ्रिजरेटर को स्कूटी पे लेकर जा रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम इस तरह बहुत थक जाओगी, लेकिन वो उससे कहती है कि ठीक है मैं आगे बैठ जाती हूँ। तो वो बहुत शॉक्ड होता है क्योंकि सू को आगे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहती थी कि आगे एनिमल्स बैठते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साथ ही एक पर्सन गुजर रहा होता है और उसने एक डॉगी सामने सीट पे बिठाया होता है। तो यहाँ पर सू फनी एक्ट कर रही होती है और हान हंस रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामने से उसकी वही कलीग उसे नजर आती है जिसे फर्स्ट डे जॉब पर वो मिली थी। तो वो उन लोगों को गौर से देखने लग जाती है और वो मन में डरने लग जाती है कि कहीं इसने हान को पहचान तो नहीं लिया। वैसे तो हान दूसरे सिटी का होता है, लेकिन उसने उसे इस छोटे से विलेज में कैद करके रखा हुआ था ताकि कोई इस विलेज में उसे पहचान न सके। एनीवेज यहाँ पर वो गौर से देखती है और कहती है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी यंग हो और तुमने इतना पुअर बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। जिस पर सू नीचे उतरती है और कहती है तुम्हें किसने कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हान यही समझ रहा होता है कि वो इनकार करेगी और उसे डिलीवरी बॉय बता देगी क्योंकि अक्सर वो ऐसा ही किया करती थी, लेकिन वो तो उसे चिक्स पे किस करती है और कहती है कि ये मेरा फियांसी है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और साथ में कहती है कि ये तुमने जो बॉयफ्रेंड की बात की है मुझे तो लगा था ये तुम्हारा अंकल है और तुम बता रही हो तुम्हारा ये इतना रिच बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब तुमने सिर्फ पैसों के लिए इसके साथ हो। तो फिर उस लड़की को तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि सूज का बहुत अच्छे से मजाक उड़ाती है और फिर उससे कार का डोर ओपन नहीं करना आ रहा था क्योंकि वो लग्जरियस कार थी। तो यहाँ पर हान नीचे उतरता है और बटन दबाता है तो वो अंदर बैठ के वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर हान सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो कभी कोई कार ड्राइव तक नहीं की, तो ये मुझे कैसे आया। वो कुछ परेशान हो रहा होता है। तो यहाँ पर सू जल्दी से बहाना बनाती है। तो वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, वो लड़की ठीक कह रही थी, मैं एक पुअर पर्सन हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। वो हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम काफी डिफरेंट लग रही हो, तुमने कभी भी मुझे इनकरेज नहीं किया। तो वो उसे कहती है कि क्योंकि मैंने अभी वर्क स्टार्ट किया है और मैं फ्यूचर को लेकर काफी होपफुल हूँ। तो वो उसे कहता है कि ठीक है अब हम चलते हैं और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि सू से इतना मोटिवेट करी है और सू मन में सोच रही होती है कि इसी तरह मैं इससे जान छुड़ा सकूंगी। तो यहाँ पे उसी वक्त हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियां बैठकर उन्हें देख रही होती हैं और यहाँ पे अब हमें रिवील्ड होता है कि उसमें से एक लड़की नैन हान की गर्लफ्रेंड थी। तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें जाके हान से बात करनी चाहिए। वो उसे कहती है कि मैं उससे बात नहीं करूंगी, मुझे लगता है कि मुझसे जान छुड़ाने के लिए वो यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है और इतनी सफरिंग लाइफ जी रहा है। तो अगर वो सीईओ नहीं बनना चाहता है और यहाँ पर इसी तरह की सिंपल लाइफ जीना चाहता है तो मैं उसे सफर करने दूंगी, मैं उसकी हद देखना चाहती हूँ। यानी कि वो गलत समझती है, वो समझती है कि हान जानबूझकर ये सब कर रहा है। और यहाँ पर हम घर पर देखते हैं सू बहुत ज्यादा खुश होती है रेफ्रिजरेटर को पाकर और हान तो बस शॉक्ड ही हो रहा होता है कि वो इस तरह तो नहीं थी छोटी छोटी बातों पे खुश होने वाली, अब उसे क्या हो गया है। वो तो लाखों की बात करती थी और छोटी चीजों पे फोकस नहीं करती थी, लेकिन अब वो ऐसे खुश कैसे हो सकती है। तो वो उसे कहता है कि अगर मैं सारी जिंदगी इसी तरह पुअर रहा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो वो उसे कहती है मैं तो चाहती हूँ कि तुम पुअर हो। फिर वो खुद को संभालती है, वो हैरान होता है। तो वो उसे कहती है कि मेरा कहने का मतलब था कि तुम जितना भी पुअर हो मुझे से फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़े। हान को ये सब बातें बहुत अच्छी लग रही होती है। जैसे स्कूल में हम इकट्ठे थे, जब वो ये बात करती है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं 28 ईयर्स का हूँ और तुम 22 की, तो हम स्कूल में इकट्ठे कैसे थे। जिस पर वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो क्योंकि उसने नॉवल पढ़ा था और नॉवल में उस लड़की ने यही कहा था कि हम स्कूल ईयर से एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वो यही बात कर रही थी। तो वो क्लैरिफिकेशन देती है कि अपनी उम्र छुपाने के लिए उसने आईडी कार्ड बोरो किया था, वो रियल नहीं है। तो अब वो उसके आगे नाटक करने लगती है, रोने लगती है। क्या तुम भूल गए हो मैंने कितना कुछ सफर किया तुम्हारे साथ होने के लिए, लगता है तुम सब भूल गए हो। तो वो उसे कहता है रोने की बात नहीं है। और जब वो चला जाता है तो वो सोचती है कि कितना टफ है रियल सॉन्ग बनना। वो इसी तरह रो धोकर अपनी बात मनवा लेती थी। और यहाँ पर अब हान बस सू को ही देखा जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि कुछ तो हुआ है, ये इस तरह की लड़की तो नहीं थी, ये कुछ से छुपा तो नहीं रही। और उसके बाद वो देखती है कि हान किस तरह बुक रीड कर रहा है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम ये बुक क्यों रीड करे हो। तो वो उसे कहता है क्योंकि मैं बिजनेस और इंडस्ट्री के बारे में काफी इंटरेस्ट रखता हूँ और इनसे काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो उसे कहती है तुम इससे भी काफी बेहतर हो, तुम्हें पता भी नहीं। वो हैरत से उसे देखने लग जाता है, इसका क्या मतलब। तो वो उसे कहती है कि मैं कह रही हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहता है आजकल तुम मेरी काफी तारीफ नहीं करी। तो वो उसे कहती है कि हाँ बस मैंने सुना है कि एक मैन तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके साथ कोई लड़की दे, तो इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ ताकि तुम फ्यूचर में काफी सक्सेसफुल हो जाओ। देन वो जल्दी से सोने की एक्टिंग करती है। तो वो उसे आवाज देता है, वो पीछे मुड़ती है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्योंकि सॉन्ग की जॉब सेल्स पर्सन की होती है तो वो सेल्स करने के लिए काफी फ्लायर्स बांट रही होती है। इतने में वो जब उसे बैग में रख रही होती है तो वो देखती है कि उसे हान ने एक वाटर बॉटल दी होती है। तो वो उस वाटर बॉटल को उठाती है और कहती है कि हान वैसे बहुत अच्छा है और मेरी कितनी केयर कर रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मैं उसे सच बताऊंगी वो मुझसे बहुत नफरत करेगा। इतने में एक कस्टमर आ जाता है एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और हान के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है और कहती है कि तुम मेरे लिए लकी हो, मैंने जब वो बॉटल निकाली तभी मेरे पास कस्टमर आया। और उसे बता रही होती है कि अब मैं वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और एक बाइक लूंगी और इवन के फोन भी रिप्लेस करूंगी। और उसे कहती है कि
तुम मेरे लकी स्टार हो और मुझे पता है मैं सब कुछ अचीव कर लूंगी। तो वो उसे और ड्रिंक करने नहीं दे रहा होता। अब वो काफी ड्रंक हो जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, और सीक्रेट बताते बताते खुद को रोक लेती है और कहती है कि सीक्रेट यही है कि इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, और जाके शॉवर लेने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर हान को कुछ वियर्ड फील होता है। वो उसे आवाज लगा रहा होता है और अंदर जाके देखता है कि वो तो सो रही होती है और शावर चल रहा है। वो जल्दी से उसे संभालता है एंड उसके बाद वो उसे ड्राई करता है और वो फिर से उसे कहती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ, और उसे अपने पास कर लेती है और कहती है कि तुम काफी हैंडसम हो, एंड उसे किस करने लग जाती है। और फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना चाहती हूँ। वो कहता है मुझे तुम्हारे सीक्रेट पता चल गया है, ज्यादा ड्रिंक नहीं करना। तो वो कहती है ये सीक्रेट नहीं है, और उसे कहती है कि मैं ओरिजिनल सॉन्ग नहीं हूँ। और अब उसे मॉर्निंग में याद आ रहा होता है कि उसने रात हान को किस की थी, और वो सोच रही होती है कि उसने इसके अलावा पता नहीं क्या बोला। जब वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है तो वो उसे पूछती है कि क्या मैंने कुछ रात को कहा। तो वो उसे कहता है तुमने कहा था कि तुम ओरिजिनल नहीं हो। तो वो देखती है वो काफी नॉर्मल है, तो वो सोचती है कि मुझे इसी चीज का फायदा उठाना चाहिए, और उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो क्या तुम वाकई में विश्वास करोगी। तो वो उसे कहने लगती है कि अगर बॉडी में सोल रिप्लेस हो जाए तुम इन बातों पे विश्वास करते हो। वो उसकी बस सुन रहा होता है और उसे कहता है कि हमें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी सिचुएशन सोचनी चाहिए, मुझे बताओ अगर मेरी बॉडी में किसी और की सोल हो तो क्या मुझे तुमसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे चीट कर रही हो। वो उसे कहती नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो वो उसे कहता है क्योंकि तुम काफी चेंज हो चुकी हो। वो उसे कहता है कि इवन कि तुमने मेरा सेलफोन भी चेक नहीं किया, और तुम जॉब भी कर रही हो, और तुमने ड्रेसिंग भी अच्छी करना स्टार्ट कर दी है, और अब तुम ये प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मेंटली इल हो चुकी हो। तुम ये सब बहाने कर रही हो ताकि तुम मुझसे ब्रेकअप करो। शायद तुम्हारी लाइफ में कोई और है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि हान काफी गुस्से में लग रहा था। तो वो उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ मुझे झूठ से बहुत नफरत है। उसे वो सीन याद आ जाता है कि किस तरह हान को जब सच्चाई पता चली थी तो वो बहुत गुस्से में आ गया था। तो वो उसे कहती है कि ठीक है मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। वो काफी गुस्से में होता है। तो वो उसे कहती है कि मैं बस तुमसे इसलिए ब्रेकअप की बात कर रही थी कि मुझे पता चला है कि और ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे जब वो लोग जा रहे होते हैं तो सामने से एक नेबर आता है और कहता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है क्योंकि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे चौहान ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल रही है। तो वो ये सुन के हैरान हो जाती है और डरने लग जाती है। और यहाँ पर हान कहता है हाँ मैंने भी उस कंपनी के बारे में सुना है, वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे नेबर कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, तुम काफी टैलेंटेड हो, तुम्हें भी वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर सू काफी परेशान हो रही होती है। वो नहीं चाहती कि हान वहाँ पर जाए और उसका पोल खुल जाए। तो वो उसे मना करने लग जाती है और कहती है कि मुझे विलेज में रहना बहुत अच्छा लगता है, बिग सिटी में हमारी लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। और उसका हाथ पकड़ के उसे समझाने लगती है और कहती है कि मेरी अब यहाँ पे जॉब हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी, मुझे अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर वो नेबर को कह देता है कि तुम जाओ अपनी लक आजमाओ, मैं यहाँ पे ही रहूंगा। सू अब वहाँ से जाने लगती है तो हान उसे रोक लेता है। अब वो घबरा के जाने लगती है तो वो उसे कहता है तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो, कुछ हुआ है क्या। तो वो उसे कहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत हॉट है तो मैं जल्दी से ऑफिस जाना चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है कि क्या हम एयर कंडीशनर इंस्टॉलमेंट पे ले लें। तो वो उसे कहती है नहीं इतना पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हान अब उसके लिए परेशान हो रहा होता है। अब यहाँ पर वो घर पर होती है तो उसे पता चलता है कि हान ने इंस्टॉलमेंट पे एयर कंडीशनर अरेंज कर दिया है। वो काफी परेशान हो जाती है और हान से अब लड़ने लग जाती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, अब इतने पैसों के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने डिस्काउंट पे लिया है और इसकी पेमेंट सारी मैं ही करूंगा। लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा है कि हान इतनी केयर कर रहा है, इवन कि वो उसके लिए वॉशिंग मशीन भी अरेंज कर देता है इंस्टॉलमेंट पर। तो यहाँ पर अब सू काफी परेशान हो रही होती है और कह रही होती है हान तुम मेरे साथ इतना नाइसली बिहेव करोगे तो मैं तो इस नॉल में ही रह जाऊंगी, मैं तो तुम्हें रेजिस्ट भी नहीं कर पाऊंगी, इतना प्यार मुझे मत दो। एंड उसके बाद अब वो एसी को एंजॉय कर रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि तुमने कितना स्पेंड किया। तो वो उसे 3000 के बारे में बताता है। तो वो कहती है इतनी अमाउंट तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो कहता है कि मैंने अपने बॉस से बोरो किया है। वो उसे कहती है कि हमें फिर सोच समझ के एक्सपेंसेस करने होंगे, और वो दोनों अपनी सैलरी को मिलाकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह वो लोग बचत करेंगे और ये इंस्टॉलमेंट देंगे। और ये प्लानिंग करते हुए उसे नींद आ जाती है। वो उसके शोल्डर्स पे ही वहाँ लेट जाती है और हान को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पर अब सॉन्ग की वजह से सेल्स काफी हाई हो रही होती हैं। तो वो जेलस को उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पास काफी ट्रिक्स है। यहाँ पर सू से कहती है तुमसे बहुत स्मेल आ रही है। अब यहाँ पर वो हान के साथ एक क्लाइंट के पास जा रही होती है तो इतने में सामने से कार आके रुकती है। वो पर्सन काफी रिच था, उसके पास अच्छी कार थी, उसका नाम डैन होता है। वो सू को कह रहा होता है कि तुम उस स्कूटी पे क्या कर रही हो, तुम्हें इस कार में होना चाहिए, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। लेकिन यहाँ पर सू टाइटली हान को पकड़ लेती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो कहता है कि अगर मेरी जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि ये लड़का रिच लग नहीं रहा और ऐसा लग रहा है जैसे प्रिटेंड करा है। तो यहाँ पर हान से कहता है इसलिए तुम उसके पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि वो प्रिटेंड करा है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो वो सोचती है कि यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे हान से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो ठीक है हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और वो अब यही सोच रही होती है कि वो उसे ब्रेकअप कर लेगा। तो वो उसे कहता है तुमने आखिर ये कह दिया ना वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, क्या वो काफी रिच है। तो वो कहती है कि अगर ये ऐसा समझ रहा है तो मुझे इससे फर्क क्या पड़ता है। तो वो कहती है हाँ वो काफी रिच है, हैंडसम है और तुमसे काफी अच्छा है, तो चलो अब मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, ये मेरा डिसीजन है तो तुम परेशान मत होना। और वहाँ से उसे छोड़ के चली जाती है। एंड उसके बाद वो बेंच में बैठी होती है और कहती है मैंने उसे ब्रेकअप तो कर लिया है, अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हान ने सारा दिन सू का पीछा किया था और वो देख लेता है कि उसके साथ कोई भी नहीं था और वो समझ जाता है कि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो उसके पास आ जाता है तो वो उसे कहती है क्या तुम मुझे सारा दिन फॉलो करते रहे हो। तो वो उसे कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ कि मैंने मिसअंडरस्टैंड किया। तो वो उसे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब वो सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, मेरा ये प्लान तो फेल हो गया, अब मैं उसे क्या झूठ बोलूंगी। तो वो
उसके पास आता है, अपनी हिल्स पे बैठता है और उसे कहता है कि क्योंकि तुम काफी डिफरेंट हो चुकी हो इसलिए मुझे तुम पर शक हो रहा था, मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें मुझसे कोई बेटर चॉइस मिले तो तुम बस मुझे एक दफा बता देना, मुझे चीट मत करना, हाइड मत करना, क्योंकि मुझे झूठ से बहुत नफरत है, मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारी मजबूरी को समझ पाऊंगा। तुम हर वक्त मुझे ब्रेकअप की बात करती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं खुद को बहुत गिरा हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काफी वरी भी होता हूँ। तो यहाँ पर सू से इमोशनल देखकर हंसने लग जाती है क्योंकि वो भी काफी इमोशनल हो रही थी। तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, मेरे बगैर तुम भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। और वो उसे कहता है तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है और मैं तुम्हें वो फेवर देना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम वाकई में मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो एक दफा मुझे जरूर बता देना। सू मन में सोच रही थी कि हान एक अच्छा इंसान है, मुझे समझ नहीं आता कि उसकी रियल लाइफ में भी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप भी करना चाहती थी। तो वो सोचती है कि इसने तो मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन आफ्टर ऑल मैं एक फेक हूँ, एंड में मुझे प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो एक क्लाइंट के पास आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हान की नजर उसी बॉय पे पड़ती है। तो यहाँ पर वो देखता है कि वही डैन बॉय और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में लड़े होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड को शक हो रहा होता है कि ये फेक रिच पर्सन बना हुआ है, लेकिन वो उसे यकीन दिला रहा होता है कि कार उसकी शॉप की ही है और उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। हान उसे किक करता है और कहता है मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, तुम वाकई में रिच नहीं हो और प्रिटेंड कर रहे हो, और उसे मारने लग जाता है। वो उसे कहता है लगता है तुम जानते नहीं हो मेरे डैड कौन है। तो वो कहता है हाँ बताओ तुम्हारे डैड कौन है, और वो लड़की भी कहने लग जाती है ये झूठ बोल रहा है। तो अब वो लोग फाइट करने लग जाते हैं और यहाँ पर सू जब बाहर आती है तो वो सोच रही थी हान कहाँ चला गया, उसने तो कहा था वो यहाँ ही उसका वेट करेगा। वो यहाँ पर उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि हान हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पर डैन ने हान की पिक्चर भेजी हुई थी, तो उसका फ्रेंड बताता है कि इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, ये तो जो हान ग्रुप का प्रेसिडेंट है, क्या इसने तुमसे फाइट की। और यहाँ पर डैन देख के काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर वो इस छोटे से विलेज में क्या कर रहा है। तो उसे लगता है कि आजकल सीईओ प्रिटेंड करना चाहते हैं कि वो रिच नहीं है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं, तो उसकी भी यही स्टोरी होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सू ने हान के ट्रीटमेंट के बिल पे कर दिए थे और उसे कह रही थी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हान उसे सॉरी कर रहा होता है तो वो उसे कहती है तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं, उस लड़के को मार ही पड़नी चाहिए थी, वो लड़कियों को इस तरह धोखा दे रहा है और प्रिटेंड कर रहा है कि वो रिच है। एंड यहाँ पर अब डैन जा रहा होता है तो वो उसे रोकती है और कहती है आज तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, और उसके पास आ जाती है। वो उसे सॉरी कर रहा होता है और वहाँ से जाना चाह रहा होता है क्योंकि उसे हान की हकीकत पता चल गई थी, लेकिन वो तो उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से मोड़ने लग जाती है और कहती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को इस तरह चोट क्यों पहुंचाई। और यहाँ पर इतने में डॉक्टर आ जाती है। तो यहाँ पर डैन हान के पास चला जाता है और उससे सॉरी करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई है कि तुम कौन हो। ये बात सू सुन लेती है और परेशान होती है और फौरन से उसके पास भागती है और उसका मुंह बंद करने लगती है और उसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वो नहीं चाह रही होती है कि वो हान को हकीकत बता दे। हान भी ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि वो उसे बोलने क्यों नहीं दे रही। तो वो कहती है तुम डॉक्टर के पास जाओ, मैं इसे खुद ही देख लेती हूँ। अब वो डॉक्टर के पास चला जाता है तो वो उसके पास बैठती है। तो वो कहता है एक्चुअल में मैं तो हान को बताना नहीं लगा था कि मैं जान गया हूँ कि वो प्रिटेंड कर रहा है पुअर होने का। तो वो उसे कहती है अब तुम्हें समझ आ गई ना कि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रहा है, तो तुम्हें उसके आगे ये नहीं बोलना चाहिए था। वो ऑर्डिनरी पीपल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन तुम उसके आगे ये बात मत करना कि तुम्हें पता चल गया है, क्योंकि वो ऐसे ही एंजॉय कर रहा है। तो वो उसे कहती है कि अब तुमने इतना डिस्टर्ब किया है तो हमें कंपनसेशन चाहिए, और वो उसे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करने का कहती है। तो वो उसे कर देता है। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, कहता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन वहाँ से डैन भाग जाता है। तो वो उसे कहता है ये तुम क्या कर रही थी। तो वो कहती है वो मुझसे सॉरी करा था और उसने इसके लिए मुझे पे भी किया है जो उसने तुम्हें तंग किया। एनीवेज यहाँ पर अब सू की तबीयत बहुत खराब होती है। हान उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है और उसे अपने हाथों से मेडिसिन दे रहा होता है। तो वो उससे सॉरी करने लग जाती है क्योंकि हान उसे कह रहा होता है कि वो कल ऑफिस नहीं जाएगा और दिन भर उसकी केयर करेगा। वो उसके लिए काफी वरी है। ये बात सुनकर सू काफी टची हो जाती है क्योंकि रियल लाइफ में जब वो इल थी तो उसकी केयर करने के लिए कोई नहीं था। उसे याद आ रहा था कि उसे कितना ज्यादा फीवर था, उसे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया और वो खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। वो सोच रही होती है कि रियल लाइफ में वो कितनी अकेली फील करती थी, उसके पास कोई भी नहीं था। हान नोटिस करता है कि वो रो रही होती है। वो उसे पूछ रहा होता है तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है मैं रो नहीं रही, बस ये मेडिसिन काफी अजीब है। तो वो उसे कहता है कि तुम सो जाओ और फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। एंड देन हान उसके साथ ही रहता है और उसे चेक करता रहता है एंड वो उसे नोटिस कर रहा होता है। वो देखता है कि उसका फीवर कुछ कम हो रहा है और फिर वो उसे बस देखता रह जाता है। वो मन में सोच रहा होता है कि मैं इससे इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ और उसे टच कर रहा होता है। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉन्ग भी अब ठीक हो चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि हान ने इन दिनों इसका कितना ख्याल रखा है, और जब जाके वॉशरूम में देखती है तो वो उसके क्लॉथ्स वॉश कर रहा होता है, इवन के अंडरगारमेंट्स भी। तो वो ये देख कर बहुत शॉक्ड हो जाती है और मन में सोच रही थी कि एक सीईओ किस तरह अंडरगारमेंट्स वॉश कर सकता है, और अगर उसे पता चल गया तो कैसा होगा। उसके बाद वो फौरन से उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम पानी को मत छुओ, इससे तुम्हें कोल्ड हो सकता है और तुम और ज्यादा बीमार हो जाओगी, क्योंकि तुम अब भी मुझे बीमार लग रही हो, तो तुम रेस्ट करो, ये सब मैं कर लूंगा। वो उसे बस देखती ही रह जाती है और कहती है कि तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मुझे यही सब करना चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग काफी सेंटी हो जाती है और उसे बस देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि सामने से दिखने वाला रूड सीईओ एक्चुअल में मन का कितना अच्छा है, और इस बात पे हंस भी रही होती है कि सीईओ होकर वो घर की ये सब काम कर रहा है। देन वो वॉशिंग पाउडर फॉर्म को उठाकर हान की नोज पे लगा देती है और उससे कहती है कि तुम एक क्लाउन की तरह लग रहे हो, लेकिन तुम काफी क्यूट लग रहे हो। वो मुस्कुराता रहता है एंड यहाँ पर वो बच्चों की तरह
उसकी बबल्स बनाने लग जाती है। ये सब एक्ट हान को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। देन यहाँ पर हम कंपनी में देखते हैं कि बॉस हान के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ फॉरेन ट्रांसलेटर आने हैं, तो उन्होंने जर्मन में कुछ ट्रांसलेट करके भेजा है, उसकी तुम ट्रांसलेशन निकलवाओ। लेकिन यहाँ पर हान उसे फौरन से ट्रांसलेट कर देता है। तो बॉस तो ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये लैंग्वेज आती है, मेरा मसला हल हो चुका है। और ये चीज हान भी हैरान हो जाता है कि उसे ये सब कुछ कैसे आया। तो वो बताता है कि नेक्स्ट एग्जीबिशन है, तो उसमें जर्मन मार्केट के लोग आ रहे हैं, तो अब तुम मेन मार्केटिंग प्रोजेक्ट को संभालोगे क्योंकि तुम्हारी जर्मन काफी अच्छी है, तो इस तरह मुझे कोई इशू नहीं होगा उस एग्जीबिशन में। तो जिस पर वो उससे कहता है कि नहीं, मैं रात के वक्त काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करना होता है। तो यहाँ पे बॉस हैरान होकर कहता है कि आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर नजर नहीं रख रही, जो हर थोड़ी देर बाद तुम्हें आके चेक करती थी और कॉल करती थी, जिससे तुम्हारा काम पे फोकस नहीं हो पाता था। अब उसकी इस बात से हान भी कंफ्यूज हो जाता है, जहाँ पे बॉस कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, देखो वो तुम्हें अब तंग नहीं कर रही है, तो इसलिए तुम वर्क पे काफी फोकस कर रहे हो, जिससे हमारी कंपनी को काफी फायदा हो रहा है, और शायद अब तुम कमाने लग गए हो, तो इसलिए वो तुमसे अच्छे से शायद बिहेव कर रही है। अब यहाँ पर जब वो सॉन्ग के साथ होता है तो उससे बताता है कि मेरी रात को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, तो शायद मैं तुम्हें पिक करने रहा हूँ, लेकिन मैंने बॉस को वैसे मना कर दिया है, लेकिन बॉस मुझे इंसिस्ट कर रहा है। और ये भी बताता है कि अगर मैंने वो एग्जीबिशन अटेंड किया तो उससे मुझे हाई सैलरी मिलने का चांस है, जिससे सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें एग्जीबिशन को अटेंड करना चाहिए, ये तुम्हारी गुड अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ पर हान उसे कहता है कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस पर वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि हान बिजनेस वर्ल्ड में रिनाउंड है, तो कोई उसे पहचान न ले और उसे अपनी असलियत पता न चल जाए, इसलिए वो उससे मना करने लग जाती है और उसे कहती है कि उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है और हम लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें बस जॉब पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर अब वो जाने लगती है तो वो उससे रोक के कहता है कि मैंने और डिलीवरी देनी है, तो आज रात मैं लेट हो जाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग रील्स देख रही होती है क्योंकि ये ओल्ड सॉन्ग का फोन होता है, तो उसमें बार बार ये रील्स आ रही होती है कि रिच फैमिली से किस तरह कॉन्टेक्ट करना चाहिए एंड रिच पर्सन से किस तरह फ्रेंडशिप करो कि वो आपसे शादी कर ले। तो यहाँ पे सॉन्ग को भी ये चीज अच्छी नहीं लग रही होती कि रियल सॉन्ग किस तरह की वीडियोस देखा करती थी, लेकिन जब वो सामने देखती है तो ऑलरेडी मिस्टर हान उसे देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि वो उसे पुअर समझती है, और वो भी समझ जाती है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। वो सेल फोन बंद करने लगती है लेकिन रील्स बंद नहीं हो रही होती है और उसमें पुअर पर्सन के बारे में बुरी बातें की जा रही होती है। हान ये देखकर काफी सैड दिखाई दे रहा होता है एंड इसके बाद वो उसके लिए उसका फेवरेट ड्रिंक लेकर आया होता है और वो उसे वहां से देखकर चला जाता है। तो यहाँ पर सॉन्ग बहुत परेशान हो रही होती है कि उसने मिसअंडरस्टैंड किया होगा, लेकिन ड्रिंक पीने के बाद उसका मूड काफी अच्छा हो जाता है एंड जैसे ही वो आता है तो वो उसका थैंक्स करने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि मैं सोफे पे सो जाऊंगा, तो वो उसे रोकने लगती है। वो सोच रही होती है कि कहीं वो इस बात से गुस्से में आ गया होगा कि मैं ये रील्स देख रही थी, और उसे समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाय चांस सामने आ चुकी थी। तो वो उसे कहता है मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे पता है कि मैं एक पुअर पर्सन हूँ। तो वो उसे कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करती हूँ इस वजह से कि तुम पुअर हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने नोटिस किया है तुम मुझे टच भी नहीं करने दे रही, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हो। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, मन में सोचती है कि मुझे इसे दिखाना पड़ेगा कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, एंड उसे कहती है कि तुम्हें सोफे पे सोने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो। वो उसे कहती है तुम दिन भर काम करते हो, तुम्हें अच्छी नींद के लिए बेड पे सोना होगा। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी। तो वो कहती है हाँ, जिस तरह तुमने मेरा हाथ दबाया हुआ है उससे मुझे काफी दर्द हो रहा है, उसे छोड़ दो। वो उसका हाथ छोड़ देता है और उससे वो कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में मुझे कोई इश्यू नहीं होगा। उसके बाद रात के वक्त वो फिर से सेलफोन यूज कर रही होती है और एक ड्रामा देख रही होती है। तो यहाँ पर मिस्टर हान उसका ड्रामा उसके साथ देखने लग जाता है। तो वो उस एक्ट्रेस को देखता है और कहता है कि इस लड़की को मुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इससे कहीं मिला हुआ हूँ और मैं इसे पहचानता हूँ। तो यहाँ पर सॉन्ग काफी डरने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो जो एक्ट्रेस थी वो उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो जल्दी से बहाना बनाने लग जाती है और कहती है कि अब हमें सोना चाहिए क्योंकि मुझे नींद आ रही है, और सेल फोन अपने पिलो के नीचे रख लेती है। तो यहाँ पर हान अब काफी कंफ्यूज होता है, उसके मन में वही आ रहा होता है कि उसने उस लड़की को कहीं देखा है और उससे मिल चुका है। देन वो उसका सेल फोन जब वो सो जाती है उठा लेता है और उस लड़की को गौर से देखने लग जाता है और सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो हान को नोटिस करती है कि वो काफी खामोश है। तो वो बहुत डर रही होती है कि उसे कुछ पता तो नहीं चल गया, लेकिन इतने में उसके क्लाइंट की उसे कॉल आ जाती है। तो वो उससे कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, वो खुद चली जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि जो होता है। तो वो उसे कहता है ये कार मैंने रेंट पे ली हूँ, रेंट पर ली है, और अगर तुम्हारा मन है इसे चलाने का तो तुम इसे चला सकती हो। और डर के कहने लग जाता है कि मिस्टर हान अब उससे नाराज तो नहीं है। तो वो उसे कहती है नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, बस तुम उसके सामने मत जाना। और इस तरह वो चोरी से उसे फेवर्स ले रही होती है हान का नाम लेकर। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि हान कब तक इस तरह की ऑर्डिनरी लाइफ को जीना चाहता है। तो वो कहती है कि उसका इरादा पूरा 1 ईयर इस तरह ऑर्डिनरी पर्सन रहने का है। तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि उसे अपनी वेल्थ को एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पर हम सॉन्ग को देखते हैं, वो बहुत खुश हो रही होती है और कार में बैठकर बहुत एक्साइटेड होती है और सोच रही होती है कि काश ये कार मैं घर तक लेकर जाती, लेकिन अब मुझे इसे अकेले ही चलाकर इसकी राइड का मजा लेना होगा क्योंकि हान को बुरा लगेगा और वो खुद को फिर से पुअर समझने लग जाएगा। और वो सोचती है कि मैं हान से ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि अगर उसे उसकी असलियत पता भी चलती है तो वो मुझे ब्लेम ना करे। लेकिन जैसे ही वो घर पर आती है तो वॉशरूम का पाइप लीक हो रहा होता है और उसमें से बहुत पानी निकल रहा होता है। तो वो ऑनर को कॉल
कॉल करती है, लेकिन वो उससे कहता है तुम्हें ये इश्यू खुद ही रिजॉल्व करना होगा। वो काफी परेशान हो जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड हान को कॉल कर देती है और हान को बता देती है कि वाटर लीक हो रहा है, मैं क्या करूं। तो वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। जहाँ पर बॉस उसके पास आता है तो वो उसे कहता है मुझे घर जाना होगा क्योंकि पाइप फट चुका है। तो बॉस उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है फिर से बॉस सोचने लग जाता है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा बॉस बन चुका है, वो मुझ पे ऐसे ऑर्डर्स कैसे चला सकता है, और काफी कंफ्यूज हो रहा होता है कि हान इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मुझे वही अपना बॉस लगने लग जाता है। एनीवेज उसके बाद हान वॉशरूम में आके देखता है जिस पर सॉन्ग काफी परेशान दिखाई दे रही थी, तो वो आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। तो यहाँ पर सॉन्ग उसे बस देखती ही रह जाती है क्योंकि वो काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था। वो उसकी फिजिक को बस देखी जा रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि ये कितना हैंडसम है। वो उसे काफी अट्रैक्ट हो रही थी। तो वो उसे कहती है कि मैंने कभी तुम्हें स्माइल करते हुए नहीं देखा। तो वो उसे कहता है हमारी जिंदगी में हंसने के लिए कुछ है भी सही। तो वो उसे कहती है वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम देखना तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और हमारे जैसे भी हालात हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है एंड वो काम कर रहा था लेकिन वो फोकस नहीं कर पा था जिससे सारा पानी और गिरने लग जाता है। तो वो सॉन्ग को देखते ही लग जाता है और उससे काफी अट्रैक्ट होने लगता है एंड उसके पास बढ़ने लग जाता है एंड उसे किस करने लगता है। अब सॉन्ग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड उसे किस करने लग जाती है। इतने में वहाँ पर बाहर से जब बताने लगते हैं कि वाटर लीक हो रहा है, जिस पर वो दोनों से फिक्स करने लग जाते हैं। देन यहाँ पर सॉन्ग से पूछती है कि जिस एग्जीबिशन की तुम बात कर रहे थे क्या वो बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, जिस पर वो कहता है नहीं छोटा सा एग्जीबिशन है जहाँ पर फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आएंगे। तो यहाँ पर वो फिर से कंफ्यूज होने लग जाती है कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं इसे वहाँ जाने ना देती, ऐसा ना हो कि इसे कोई वहाँ जानता हो। तो वो उसे कहता है तुम इस बारे में क्यों इतना पूछ रही हो। तो वो उसे कहती है एक्चुअल में मैं सोच रही थी मुझे भी तुम्हारे साथ एग्जीबिशन जाना चाहिए क्योंकि वो ये चाह रही थी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसे हैंडल कर लेगी। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें ऑफ मिल जाएगा। तो वो उसे कहती तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बॉस से बात कर लूंगी। तो वो उससे कहती है कि प्लीज मुझे लेकर जाओ। तो वो काफी जिद कर रही होती है तो वो मान जाता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस होटल में आ जाते हैं जहाँ पर वो उसे एक डॉगी गिफ्ट करता है और इसे कहता है कि इसे हम अपना बेबी बना लेते हैं और दोनों बैठ के सोच रहे थे कि इसे हमें क्या नेम देना चाहिए और उसे रिंग नेम दे देती है। उसके बाद वो शॉवर लेने जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि हान उसके पास आ जाता है एंड उससे क्लोज होने लगता है और काफी रोमांस कर रहा होता है। लेकिन ये उसका सिर्फ एक सपना था। हान उसे उठा रहा होता है कि हमने रेस्ट कर लिया है, कार आने वाली है, हमने एग्जीबिशन पे जाना है। तो वो सोच रही होती है कि उसे किस तरह का सपना आया, क्या वाकई में वो हान से अट्रैक्ट हो रही है। अब वो लोग एग्जीबिशन में आ जाते हैं तो यहाँ पे एग्जीबिशन पे कोई भी नहीं आया होता। बॉस काफी कंफ्यूज हो रहा होता है तो वो सोच रही होती है कि आखिर यहाँ कोई आ क्यों नहीं रहा। तो यहाँ पे वो उन क्लॉथ्स को देखती है और कहती है कि मुझे इनका डिजाइन बहुत बुरा लग रहा है, ये ओल्ड स्टाइल है, हमें इन्हें कुछ अलग स्टाइल देना होगा। तो वहाँ पे डिजाइनर उसे बातें सुनाने लग जाती है कि ये मेरे डिजाइन हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं इन्हें टचअप दूंगी जिससे देखना बहुत से क्लाइंट्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पर वो ऐसा ही करती है और वो डिजाइन सब वाकई में बहुत अच्छे लग रहे थे। और वहाँ से एक पर्सन गुजर के जा रहा होता है, वो फॉरेन कंट्री से था। तो वो उन आउटफिट्स को देखता है और कहता है कि ये काफी डिसेंट लग रहे हैं और उसे ये स्टाइल काफी पसंद आता है। और उसकी जर्मन लैंग्वेज सुन के हान आगे बढ़ जाता है और उसमें उसकी लैंग्वेज में बात करने लगता है और उसे सारी डिटेल देता है। तो यहाँ पर काफी लोग वहाँ पर आने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि बॉस की राइवल भी आ जाती है और वो उस जर्मन पर्सन को अपने क्लॉथ्स ट्राई करने के बारे में कह रही होती है। तो यहाँ पे बॉस की और उसकी लड़ाई होने लग जाती है। इतने में वहाँ पर मेन ऑनर आ जाता है और वो उन्हें आके डांटने लग जाता है कि यहाँ पर फॉरेन कंट्री से काफी इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। लेकिन उसकी नजर हान पे पड़ती है तो वो हैरान होता है और कहता है कि मिस्टर हान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉन्ग को बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है कि उसका पोल खुल गया और अब वो नहीं बचेगी। तो यहाँ पर वो परेशान होता है और कहता है कि मैं तो एक आम से सेल्स पर्सन हूँ, आपने मुझे शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। तो यहाँ पर सॉन्ग उसके करीब आ जाती है और उसे कहती है कि हाँ तुम किसी प्रेसिडेंट से कम नहीं लग रहे। और यहाँ पर वो उस डायरेक्टर को इशारा करने लग जाती है तो वो उसका इशारा समझ जाता है। इतने में वहाँ पे उसकी असिस्टेंट भी आ जाती है और उसे बताती है कि आजकल कुछ सीईओ ऑर्डिनरी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि कोई इन्हें पहचाने क्योंकि वो उनमें रहकर अपने बिजनेस को ग्रो होता देखना चाहते हैं। तो वो उसकी बात समझ जाता है और वो भी ऐसे एक्ट करने लग जाता है कि वो प्रेसिडेंट नहीं है और उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। लेकिन यहाँ पर वो उसके बॉस को कह देता है कि मुझे इसका वर्क ज्यादा पसंद आया है। और अब हम देखते हैं कि वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि बाकी सबको भी कह दो कि वो सब यहाँ पर आके डिजाइन को चेक करें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी रश लग जाता है, काफी कुलीग्स मिल जाते हैं, बॉस बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और यहाँ पर सॉन्ग और हान बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होते हैं। अब वो फाइनली घर आ चुके होते हैं जहाँ पर वो लोग रिंग को लेकर काफी खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि ये हमारा घर है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। लेकिन सॉन्ग नोटिस करती है वहाँ पे एक रैट होता है जिसे देख के वो डर कर भागती है और हान के ऊपर चढ़ जाती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, वहाँ पे एक रैट है, तुम जाके उसे जल्दी से मारो। जिसपे वो उसे कहता है लेकिन तुम मेरी गोद में हो, तुम उतरोगी तो मैं जाके उसे मारूंगा। वो काफी डर रही होती है लेकिन अब हान से और कंट्रोल नहीं होता, वो उसे किस करने लग जाता है क्योंकि वो उसकी काफी क्लोज थी। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो और क्लोज आने लगता है तो सॉन्ग उसे रोक लेती है। तो हान उसे हैरत से देखता है और कहता है कि तुम अब भी मुझे टच क्यों नहीं करने दे रही, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये तुम भी जानती हो। लेकिन वो उसे कह देती है कि मुझे पीरियड्स हैं। तो वो उसका ये सुन के बहुत ख्याल रखने लग जाता है एंड उसे मेडिसिन देने लग जाता है। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे मेडिसिन क्यों दे रहे हो, तुम्हें मुझे सूप बना के देना चाहिए। जिस पर वो उसे कहता है कि घर में सूप की इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें काफी पेन हो रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स लेकर आया हूँ। तो वो हैरान
होती है और कहती है कि तुमने इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ली। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप नहीं बना सकता, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बस में है वो मैं तुम्हारे लिए करूँ ताकि तुम्हें कुछ ना कुछ कंफर्ट जरूर मिले। तुम्हें मेरे साथ रहकर वैसे ही काफी सफर करना पड़ा है। ये बात सुन के सॉन्ग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि हान को प्रमोशन मिल चुका था और उसे अब और डिलीवरी नहीं करनी थी और वो ऑफिस में ही बैठ के वर्क करेगा। जिस पर हान उसे कहता है मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि अब मैं घर पर तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त भी बिता सकता हूँ। जिस पर सॉन्ग उसे कहती है कि मुझे भी हार्ड वर्क करना चाहिए और बहुत ज्यादा पैसा बचाना चाहिए। तो यहाँ पे हान उसे हैरत से देखता है और कहता है कि तुमने इस बारे में कभी पहले नहीं कहा, तुम्हें इस बारे में इतना बात क्यों करती हो। तो वो उसे कहती है क्योंकि पैसे ही से ही हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी और हम दोनों कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकेंगे। और उसे कहती है कि तुमने वैसे भी जब मैं सिक हुई थी मुझ पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, अब मुझे भी तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए वरना तुम्हें और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो वो उसे कहता है कि वो मेरा फर्ज था, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे किसी की कॉल आ रही होती है लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। तो यहाँ पे हान आकर उसे पूछने लग जाता है कि किसका कॉल था। वो बहाना बनाने लग जाती है। तो यहाँ पे हान उसे किस करने लगता है लेकिन वो उसे किस नहीं करने देती है। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें किस तो कर ही सकता हूँ, आखिर तुम मुझे किस क्यों नहीं करने देती। तो वो घबरा जाती है और उसे किस करने लग जाती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारे लिए इनफ है। एक्चुअल में सॉन्ग तो बहाना बना रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो खुद को अच्छे से हाइड करके किसी से मिलने आती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसी डॉक्टर से मिलने आती है जिसका नाम डॉक्टर लू था। और यहाँ पर अब वो मन में उसके बारे में सोच रही होती है कि इस नॉवल की जो ओरिजिनल गर्ल थी ये डॉक्टर उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था और जब ओरिजिनल गर्ल ने हान को कार से हिट किया था तो इस डॉक्टर ने ही उसकी हेल्प की थी आइडेंटिटी छुपाने में और वो उनके विलेज में आया हुआ था, उसे कुछ काम करना था। तो वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिस पर वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हान से मिलूंगा और मैं देखूंगा कि कहीं वो रिकवर तो नहीं करा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी होगी। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम मुझे दोबारा ऐसे कॉल मत करना, अगर हान ने मुझे ऐसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुमसे हेल्प ले लूंगी। एंड उठ के जाने लगती है तो देखती है कि सामने हान ही होता है। वो उसे देख रहा होता है और हैरान हो रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम वर्क पे क्यों नहीं गए। तो वो उसे कहता है मैंने ऑफ लिया था और उसे पूछने लग जाता है कि ये कौन है। जिस पे वो झूठ बोल देती है कि ये मेरा क्लासमेट था और ये मुझसे काफी सीनियर था तो मुझे ये दिखाई दिया। तो वो उसे हाथ मिलाने लगता है लेकिन साफ नजर आ रहा होता है कि हान को उस पर शक हो रहा था। वो उसे हाथ नहीं मिलाता और उसे घूरता रहता है। तो वो कहता है कि मैं इस विलेज में काम से आया था तो मुझे पता चला कि सॉन्ग यहाँ पर ही थी, सॉन्ग मेरी सिस्टर्स की तरह है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है अच्छा ये तुम्हारी सिस्टर जैसी है लेकिन इसने तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया, क्या तुम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हो। तो यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लग जाती है और कहती है कि मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हान काफी सोच में पड़ जाता है और उसके बाद वो सॉन्ग के पास आता है तो सॉन्ग यहाँ पे काफी एक्ट करने लग जाती है और इनके साथ खेलने लग जाती है। वो देखती है कि हान काफी खामोश था तो वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें दोबारा से ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा सीनियर है और मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा और तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जिस पर वो उसे कहता है अगर मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई मिला तो तुम उसे चूज कर लोगी। जिस पर वो उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता है। लेकिन वो देख रही होती है कि हान काफी जेलस हो रहा होता है तो वो उसे किस करने लग जाती है। तो वो उसे कहती है तुम जेलस हो रहे हो। तो जिस पे वो कहता है कि नहीं मैं जेलस नहीं हो रहा। तो वो कहती है क्लियरली नजर आ रहा है तुम काफी गुस्से में लग रहे हो और तुम मुझे हक भी नहीं कर रहे। तो वो उसे हक भी अच्छे से नहीं करता है। तो वो उसे कहती है कि आखिर तुम उस शॉप पे क्या करने आए थे। तो वो कहता है कि मैं डॉग को वॉक कराने आया था। वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे थे, अब सच बता दो, नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए क्योंकि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम सही समझी हो, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तो वो कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था, मैंने फिल्म की 2 टिकट्स ली हैं, क्या हम दोनों इकट्ठे फिल्म देखने जाएंगे। जिस पर वो उसे कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया और हम दोनों इकट्ठे मूवी जरूर देखने जाएंगे। लेकिन वो उसे कहती है मेरी एक शर्त है, तुम्हें सूट पहनना होगा। एंड उसके बाद जैसे वो टिकट देखती है वो परेशान होने लग जाती है क्योंकि जिसकी ये मूवी थी उसमें और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो समझ जाती है और जल्दी से उसी डॉक्टर को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने सुना है कि उस मूवी के लिए पर्सनली हान की गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड सीसी भी परफॉर्म करने आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है उसे देखकर उसकी मेमोरी वापस ना आ जाए, तो तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा। अब जैसे ही वो उससे बात करी होती है इतने में वहाँ पे हान आ जाता है। तो वो उसे बहाना लगाने लगती है कि मेरा ब्रदर मुझसे मिलना चाह रहा था लेकिन मैं उसे थैंक्स कर रही थी और बहाना बना के वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हें पहले सूट पहन के मुझे दिखाना होगा। और फिर काफी परेशान होने लगती है कि ओरिजिनल ऑर्डर किस तरह ये सब कुछ हैंडल करती थी, वो इतना झूठ कैसे बोल लेती थी। इतने में हम देखते हैं कि हान सूट पहन कर आ जाता है और वो काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था। तो वो उसे बस देखती ही रह जाती है और उसके पास आती है और कहती है कि मैंने बस पढ़ा था लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि तुम इतने हैंडसम लग रहे हो सूट में। और कहती है कि मेरी कंपनी में भी काफी लोगों ने सूट पहना होता है और काफी हैंडसम लग रहे होते हैं। जिस पे वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम अपनी कंपनी के भी लोगों को इस तरह नोटिस करती हो जैसे मुझे कर रही हो। वो उसे कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। वो उसे कहती है मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुम्हारा शेप कितना अच्छा है और तुम्हारी फिजिक भी, क्या तुम रात को भी इस सूट में सो सकते हो ताकि मैं तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं। तो वो हैरान हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग मूवी देखने पहुंच जाते हैं जहाँ पर अब मेन हीरोइन ने अपीयरेंस देनी होनी है। तो वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और यहाँ पर हीरोइन का असिस्टेंट आके बता देता है कि वो लेट हो चुकी है और अपनी अपीयरेंस नहीं दे सकेगी और सबसे सॉरी कर लेता है। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है ये काम मैंने किया है और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने उस हीरोइन को लॉक कर दिया था जिससे वो काफी परेशान हो
रही थी और अब वो लोग वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग अपनी कंपनी में काम कर रही होती है, तो इतने में सीसी वहाँ पे आ जाती है, वही हीरोइन जो कि हान की गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड थी। वो आके उसे वार्न करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी पता है, क्या तुम्हें ये भी पता है कि उसकी एक फियांसी भी है और तुम अब भी उसके साथ हो। वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर आके पता चल गया है कि उसका मेमोरी लॉस हुआ है और वो जिंदा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इस बारे में किसी को पता चलेगा तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो वो उसे कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वैसे मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए। वो उसे कहती है बस मुझे ये कंफर्म कर दो, क्या तुम उसके साथ सोई हो, क्या हान तुम्हें पसंद करता है। तो वो उसे कहती है कि ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है। तो वो कहती है हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके फियांसी को पता होना चाहिए, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि हान उसे चीट कर आए और वो तुम्हारे साथ है। और उसे कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि हान की जब मेमोरी वापस आएगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम और हान एक वर्ड के नहीं हो, वो तुम्हें कभी भी चूज नहीं करेगा, वो अपनी फियांसी के पास जरूर वापस चला जाएगा, तो इसलिए तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। वो उसे कहती है कि और अगर मैं उसे ना छोड़ूं तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसे छोड़ने का 5 लाख दूंगी, जिसपे वो उसे कहती है कि 5 लाख बहुत ज्यादा कम है, मुझे 5 मिलियन चाहिए। तो वो हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम कुछ ज्यादा डिमांड कर रही हो, मैं उसकी मदद नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड को हेल्प करना चाहती हूँ। जिस पर उसे कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। जिस पर वो उसे वार्न करती है कि तुम हान को नहीं जानती हो, हान बहुत ही अलग दुनिया से बिलोंग करता है और उसके बहुत सारे दुश्मन है और ये बात अब फैल रही है कि हान जिंदा है और लोग उसे ढूंढ कर मारना चाहेंगे क्योंकि उसकी जगह कोई और लेना चाहता है, तो तुम्हें जल्दी इसके बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर सॉन्ग इस बारे में सोचने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि हान जा रहा होता है कि कुछ गुंडे उन्हें रोक लेते हैं। तो यहाँ पे हान सॉन्ग को कहता है कि तुम छुप जाओ, मैं इनसे फाइट कर लूंगा, और वो उनसे बहुत अच्छे से फाइट करता है, जिसमें सॉन्ग नोटिस करती है कि उसकी जान भी जा सकती थी। वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें किसने भेजा, जिस पे वो पर्सन कहता है कि मुझे एक लड़की ने भेजा है और उसने कहा है कि मुझे तुम्हें लेसन टीच करना चाहिए। वो कह रही थी कि वो देखती है कि तुम और कितना वहाँ पे रह सकते हो। तो यहाँ पर अब सॉन्ग को याद आता है कि सीसी भी यही कह रही थी कि उसके बहुत सारे दुश्मन है। तो वो सोच रही होती है कि वो हान के साथ ठीक नहीं कर रही है, हान की जान को खतरा भी हो सकता है। तो वो सीसी को मैसेज कर देती है कि मैं हान को सच्चाई बता दूंगी और उसे छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे हान उसे नोटिस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि शायद आज की इस फाइट की वजह से वो काफी डर चुकी है। तो वो उसके पास आता है। तो यहाँ पर सॉन्ग हान को कहने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है तुम्हें पहले खाना खा लेना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लेकिन इतने में वो नोटिस करती है कि हान उसे कुछ अमाउंट भेज देता है और उसे कहता है कि ये अमाउंट तुम्हारी शॉपिंग के लिए है, क्योंकि हान को यही लग रहा होता है कि वो काफी डरी हुई है और वो उसे कहीं छोड़ ना दे, क्योंकि वो खुद को अनसेफ समझ रही होगी उसके साथ। जिस पर सॉन्ग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी अमाउंट नहीं चाहिए, तुम मुझे इस तरह मनी ट्रांसफर मत किया करो। अब उसे हान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो वो उसके क्लोज आ जाता है और उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो सोच रही होती है कि वो मेरे साथ कितना अच्छा है और मैं उसके साथ कितना बुरा कर रही हूँ। तो वो सोचती है कि अगर मैं उसे डायरेक्ट कहूंगी तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए। तो वो सोचती है कि मैं उसे स्टोरी बना के कहती हूँ और उसे पूछने लग जाती है कि अगर एक दिन मैं एकदम से गायब हो गई या मर गई तो क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगी। जिससे वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है तुम एकदम से ऐसी बात क्यों पूछ रही हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे इस बात का आंसर करो। तो वो उसे कहता है मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि तुम्हें कुछ हो जाए। तो उसके पास आती है, वो देखती है वो कितना सैड हो रहा था। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। और आगे बढ़ के उसे किस करने लग जाती है। एंड फाइनली वो अपने आप को नहीं रोक पाती क्योंकि उसे छोड़ने का सोच कर ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे काफी क्लोज आ चुकी हो, क्या तुम कंटिन्यू करना चाहती हो, तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा। वो उसे कहती है कि नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं किसी बात का रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वो उसके और क्लोज आने लगता है तो वो उसे रोक लेती है और कहती है कि बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम सूट पहन के आओ, मुझे सूट में तुम काफी हॉट लगते हो। वो हंसने लग जाता है और सूट पहन के आ जाता है। तो वो उसे सूट में बस देखती ही रह जाती है। देन वो आगे बढ़ता है और उसे रोमांस करने लगता है एंड दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग फोन पर बात कर रही होती है और लीव लेने के बारे में बात कर रही होती है। लेकिन इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, उसके लिए फ्लावर्स लिख रहा था और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है और उसे कहता है कि मेरा अब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा बस दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो वो उसे याद दिलाती है कि उसने बहुत वर्क करना है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी आज वर्क में हेल्प कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोई हुई होती है तो उसे कॉल आने लगती है जिससे वो काफी घबराती है और अलग से आके बात करती है। एक्चुअल में उसका डैड था। डैड उसे बता रहा होता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो वो उसके लिए काफी वरी हो रही होती है और उसे याद आता है कि ओरिजिनल ऑनर का जो डैड था वो उससे बहुत प्यार करता था। और उसे याद आता है कि उसने नॉवल में पढ़ा था कि ओरिजिनल ऑनर ने अपने डैड के साथ भी अच्छा नहीं किया था, उसकी सारी सेविंग्स को यूज कर लिया था, उसने अपने डैड की केयर नहीं की थी जिसकी वजह से वो मर गया था, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो उसे याद आ रहा था कि डैड इस टाइम पीरियड में काफी इल हो चुका था। तो वो सोच रही होती है कि उसे डैड के पास जाना चाहिए और उसे कह रही होती है कि आप फिक्र मत करो, मैं अमाउंट भेज दूंगी। लेकिन वो जब बात कर रहा होता है तो उसे काफी कफ हो रही होती है। तो वो डैड को फोर्स कर रही होती है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो सोच रही होती है कि वो हान से कोई भी बहाना नहीं बना सकती क्योंकि हान को यही झूठ बोला हुआ था कि वो ऑर्फन है। इतने में हान वहाँ पे आ जाता है तो वो उसे देख कर डरने लग जाती है। तो वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम किससे बात कर रही थी। तो वो कहती है कि कंपनी का ऑनर है, उसने मुझे कहा है कि मुझे कुछ दिनों के लिए ट्रैवल करना होगा, ये बिजनेस ट्रिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन वो उसे कहती है नहीं तुम बिजी हो, मैं खुद चली जाऊंगी। और उसे कहती है कि ये सब कुछ अरेंजमेंट कंपनी करेगी, सिटी से बाहर जाना है। तो वो उसे कहता है कि काफी दिन रहने की जरूरत नहीं, तुम मना कर दो। लेकिन वो कहती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लेकिन वो उसे मना कर देती है। तो वो उसे एक बुक देता है और कहता है कि इस बुक को रीड करके तुम ज्यादा से अच्छे कंपनी में मार्केटिंग कर सकोगी। तो वो उसे कहती है मैं काफी लेजी हूँ, मैं ये बुक्स रीड नहीं करना चाहती हूँ। तो वो उसे खुद बताने लगता है। तो वो उसे कहती है वैसे
एक बात पूछूं, अगर मैं वापस ना आई तो वो कहता है कि मैं पुलिस को कह दूंगा और ये कह दूंगा कि तुमने चोरी की है। तो वो उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वो उसे कहता है तुम मुझे सच बता दो, क्या तुम वापस नहीं आओगी। वो उसे कहती है इसका मतलब तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तो वो उसे डॉगी दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हें बहुत मिस करेगा और ये भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो। वो उसे कहती है कि मैं कुछ भी नहीं भूल रही, मैं अपना सारा लगेज लेकर आई हूँ। तो वो काफी सैड हो जाता है क्योंकि वो उसे देख के सोच रहा था कि वो उसे हक करेगी, तो वो उसे हक कर लेती है और वो काफी इमोशनल होने लग जाती है क्योंकि उसने यही सोचा था कि वो हान को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। तो वो उसे बता रही होती है कि उसने डॉग का बहुत ख्याल रखना है और सोफा पे नहीं सोना है और उसे बताती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी एंड आगे बढ़ के उसे किस करती है। तो वो भी उसे किस करने लगता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे काफी देरी हो रही है और वहाँ से जाने लगती है और उसके बाद कॉल करके बहाने से कहीं और चली जाती है और वो अपने डैड के पास आ जाती है। डैड उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे कहती है कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी एंड उसके बाद अपने उसी डॉक्टर फ्रेंड को उसकी सारी रिपोर्ट्स भेज देती है। तो वो उन रिपोर्ट्स को देखकर बताता है कि ये काफी सीरियस केस है, इन्हें फौरन से हॉस्पिटल एडमिट होना होगा वरना इन्फेक्शन फैल सकता है और 3 मंथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है। और वो ट्रीटमेंट के काफी ज्यादा अमाउंट भी बताता है। तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, उसके पास इतनी अमाउंट नहीं थी। लेकिन इतने में वहाँ पर हान आ जाता है। हान को ऑलरेडी शक हो चुका था, तो यहाँ पर वो उसका सेलफोन लेकर देखने लग जाता है। तो वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि ये किसकी रिपोर्ट्स हैं। तो वो कहता है कि उसका कोई फ्रेंड है जो कि काफी इल है, ये उसकी रिपोर्ट्स हैं। तो डॉक्टर काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि कहीं ये तुम्हारी फ्रेंड की रिपोर्ट्स तो नहीं। तो वो उसे कहता है इसमें नेम किसी और का लिखा हुआ है, तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। तो यहाँ पर हम सॉन्ग को देखते हैं, वो काफी वरी हो रही होती है कि इतनी बड़ी अमाउंट का अरेंजमेंट कैसे करें। इतने में उसे हान की कॉल आती है। वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है हाँ, काम बहुत अच्छे से चल रहा है। इतने में हम देखते हैं कि हान और वो डॉक्टर उसके सामने खड़े होते हैं। वो देख कर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये कैसा कॉन्सिडेंट है जिस पर हान उसे घूरा होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि तुम्हें हमें इन्वाइट करना चाहिए। अब वो लोग अंदर बैठे होते हैं। तो यहाँ पे अब वो पूछ रहा होता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है। तो वो यहाँ पर हान को बता देती है कि ये रिपोर्ट्स उसके डैड की थी। तो वो हैरान होता है, कहता है कि तुम तो ऑर्फन थी, तुमने तो मुझे यही बताया था। तो यहाँ पे अब वो दोनों काफी परेशान हो रहे होते हैं कि उन्हें क्या झूठ बोलना चाहिए। तो यहाँ पर अब डॉक्टर झूठ बोलने लग जाता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से वो अपने डैड से ऑर्फनेज में चली गई थी, लेकिन उसके डैड ने उसे रेस्क्यू कर लिया था। तो वो सॉन्ग को गौर से देखता है और कहता है क्या ये सच है। तो वो कहती है हाँ यही सच है। तो यहाँ पे अब डॉक्टर भी बहाना बनाने लगता है कि वो और क्वेश्चनिंग ना करे और कहता है कि उसने शॉवर लेना है। तो वो उसे एक टब ला के दिखाती है और कहती है कि इसके थ्रू तुम शॉवर ले सकते हो। तो वो परेशान होता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। अब यहाँ पे हान और सॉन्ग अकेले होते हैं। तो यहाँ पे वो हैरान होती है और कहती है कि तुमने मेरा पता कैसे लगाया। तो वो कहता है कि मैंने आईपी एड्रेस के थ्रू तुम्हारा पता लगा लिया था। तो वो सोच रही होती है कि इसकी मेमोरी चली गई है, लेकिन अब भी ये काफी इंटेलिजेंट है। वो उसे कहती है तुम मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है तुम्हारे डैड के लिए ट्रीटमेंट के लिए काफी अमाउंट चाहिए होगी, तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम काफी परेशान हो और मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हें बस मुझे बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। तो वो काफी इमोशनल होने लग जाती है। अब यहाँ पर वो उससे कहती है कि मैं इसे रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, कल को अगर तुम ये बात भूल गए तो क्या होगा। तो वो उसे कहता है कि ठीक है तुम रिकॉर्ड कर लो। वो उसका वीडियो बनाती है जिसमें वो कहता है कि मेरी मेमोरी भी चली जाएगी लेकिन मैं ये याद रखूंगा कि मैंने तुम्हारा हमेशा साथ देना है। और उसके बाद वो कहती है बहुत भूख लगी है, खाना बनाते हैं। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर तो वुड फायर सिस्टम था। तो वो परेशान होने लगता है, उसने ये कभी नहीं किया था, लेकिन सॉन्ग उसे मजबूर करती है। लेकिन अंदर आके देखती है काफी स्मोक हो चुकी होती है और उसे काफी कफ हो रही थी और उसे इस सिचुएशन में देखकर वो काफी हंस रही थी। एंड उसके बाद वो उसके लिए स्लीपर्स लेकर आती है। उन्हें देखकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वो उसे कहती है मेरे पास सिर्फ यही स्लीपर्स हैं, तुम्हें यही पहननी होगी। एंड वो उन स्लीपर्स को पहन लेता है, जिसके बाद सॉन्ग बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तो वो उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है, लेकिन इतने में वो नीचे गिरता है और टेबल से टकरा जाता है। एंड उसके बाद उसे कुछ मेमोरी वापस आने लगती है जिसमें वो देख रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और सॉन्ग ने उसे बचाया था और वो एक्सीडेंट भी सॉन्ग से हुआ था। अब वो बहुत हैरान हो जाता है और सॉन्ग को गौर से देख रहा होता है। अब यहाँ पे सॉन्ग बहाना बनाने लगती है। तो वो उसे उसके डैड के बारे में पूछने लगता है कि मैं तुम्हारे डैड से कल मिलने जाऊंगा, क्या उन्हें मैं पसंद आऊंगा, क्योंकि मेरे पास कार और घर तो है नहीं। अब यहाँ पर सॉन्ग उसे अपने डैड से मिलाने जाती है और यहाँ पर डैड उस डॉक्टर की तारीफ करने लग जाता है कि वो बहुत अच्छा है, उसे मेरा बहुत अच्छे से इलाज किया। तो यहाँ पर हान को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसका फादर डॉक्टर की तारीफ कर रहा होता है। यहाँ पर सॉन्ग इंट्रोड्यूस कराती है कि हान उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो उससे उसके वर्क के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि सेल्स पर्सन है। तो वो कहता है कि सेल्स पर्सन की तो इतनी पेमेंट नहीं होती है, तो तुम कैसे गुजारा करोगे और मेरी बेटी का कैसे ख्याल रखोगे। तो वो उसे कहता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा। वो उसे कहता है कि शादी करने के लिए तुम्हें ब्राइड की पेमेंट भी देनी होगी, तो तुम ये कैसे मैनेज करोगे। सॉन्ग उसे कहती है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड को इस तरह डराओ मत। उसके बाद हम देखते हैं कि हान इसी बात से काफी कंफ्यूज होता है। सॉन्ग उससे सॉरी करी होती है और कहती है कि उसका डैड उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसकी फ्यूचर को लेकर काफी कॉन्शियस हो रहा है। तो वो उसे कहता है कि ब्राइड प्राइस कितनी होती है। तो वो उसे कहती है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसे काफी रोमांटिक होकर कहता है कि वो ये सब कुछ स्ट्रगल करके कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो घर आ चुकी होती है। इतने में उसे सीसी का मैसेज आता है और उसे कहती है कि तुम्हें हान को छोड़ना होगा, लेकिन वो काफी कंफ्यूज होती है और डॉक्टर को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या हान की फैमिली में कुछ चल रहा है। तो वो उसे बताता है कि इलेक्शन होने वाले हैं और हान की जगह, क्योंकि उसे 6 मंथ हो चुके हैं, तो उसकी जगह किसी और को चेयरमैन बनाना है, तो इसके लिए इलेक्शन होना है। तो इसलिए अगर जिसे भी पता होगा कि हान जिंदा है तो वो उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि वो कंपनी हान की है और किसी और के हाथ चली जाएगी, ये ठीक हान के लिए नहीं होगा, हमें हान को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर उसे वार्न करता है कि हान को अगर पता चल गया कि तुमने उसे इस तरह चीट किया है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा
पूछेगा तो वो उससे कहती है कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे बस हान की टेंशन हो रही है, मैं नहीं चाहती कि हान के साथ मेरी वजह से कुछ भी बुरा हो। एंड वो फैसला कर लेती है कि उसे हान को सच बताना होगा और अपने डॉगी को भी कहने लग जाती है कि हो सकता है हान उन्हें छोड़ के चला जाए, लेकिन वो डॉगी को कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। उसके बाद वो घर पर आती है और देखती है कि हान ने सब कुछ डेकोरेट किया हुआ था और उसे कार्ड भी दे रहा होता है और उसे कहता है कि अब से तुम्हारे फादर का ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा, लेकिन वो उसे रोक रही होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्या हम दोनों वॉक पे चलें? तो वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो वो काफी परेशान हो रही होती है कि वो उसे कैसे बात स्टार्ट करेगी, लेकिन इतने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, हान नीचे गिर जाता है एंड उसे फिर से मेमोरी आता है कि किस तरह सॉन्ग ने उसका एक्सीडेंट किया था, उसे सब याद आने लगता है। तो वो उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे हिट किया। वो हैरान होकर उसे देखने लग जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो वो जल्दी से कहता है कि मेरी बैक बहुत हर्ट हो रही है। तो वो उसे कहती है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो उसे कहता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। वो मन में सोच रही होती है कि अभी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर हान के एक्सप्रेशन से क्लियरली नजर आ रहा होता है कि हान को कुछ तो पता चल चुका है। उसके बाद हम मॉर्निंग में दिखते हैं, वो देखता है कि सॉन्ग सोई हुई होती है। तो वो जल्दी से अपनी कंपनी में फोन करता है और असिस्टेंट को बता देता है कि वो जिंदा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब फाइनली उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है और वो कंपनी में होता है। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि कंपनी में सब लोग आपको देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। तो वो उसे कहता है कि आप उस विलेज में क्यों रहे थे? तो वो उसे कहता है मैं लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता था। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी मेमोरी आराम आराम से वापस आएगी। उसकी फुल मेमोरी वापस नहीं आई होती, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने आप बारे में जान चुका था। तो वो उसे कह रहा होता है कि आपको प्रेशर नहीं लेना। तो वो उसे पूछ रहा होता है कि मेरे गायब होने के बाद कंपनी में क्या हुआ? तो वो कहता है कि आपका मैंने बहुत वेट किया था, आप वापस आ रहे थे, लेकिन 2 दिन आप नहीं आ सके। वो कहता है कि मैंने फुटेजेस भी चेक करवाए थे, लेकिन आपका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। तो वो कहता है कि मैंने झूठ बोल दिया था और मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि आप एक्चुअल में गायब हो चुके हो। हर कोई आपको ढूंढ रहा था, मैंने आपके अब्रॉड होने का बहाना बनाया था। यहाँ पे वो उसे बताता है कि सेकंड ईयर मास्टर ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और वो आपकी अचीवमेंट्स को लेना चाहता है और आपकी जगह खड़ा होना चाहता है। साथ में वो ये भी बताता है कि सेकंड ईयर मास्टर आपकी फियांसी से भी काफी मिलता रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपकी फियांसी उसमें इंटरेस्ट ले रही है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उनकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे वैसे भी अब लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ये सब की सब झूठी होती हैं। इतने में उसे सॉन्ग की कॉल आ रही होती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे कहता है कि आज शेयर होल्डर्स मीटिंग है। वो उसे कहता है कि फिर वहाँ पर ही मिलेंगे, जहाँ पर वो सॉन्ग को मैसेज कर देता है कि मैं मीटिंग में हूँ और थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। और यहाँ पर अब मीटिंग हो रही होती है। तो हान अपनी अपीयरेंस देता है। सब शेयर होल्डर्स बहुत हैरान हो जाते हैं। वो अपने फादर से मिलता है। फादर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा एंजॉयमेंट हो गया और तुम वापस आ गए, तुमने मुझसे हाफ ईयर से कांटेक्ट नहीं किया। तो वो कहता है कि अब्रॉड में कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं फोन को यूज नहीं कर सका, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। और उसका ब्रदर भी देखकर उसे शॉक्ड होता है। यहाँ पर वो उसे कहता है अब मैं वापस आ गया हूँ और फिर से काम करना चाहता हूँ। इतने में हम वहाँ पर देखते हैं कि उसकी फियांसी भी आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी कमी कौन सी हो रही होगी, तुम तो मेरे भाई के साथ फिट थी। तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे उस लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो उसे कहता है कि आज मीटिंग हो जाए, उसके बाद हम बात कर लेंगे। जिस पे वो उसे कहती है लगता है तुम भूल रहे हो, अगर हमारी एंगेजमेंट टूटी तो तुम्हारे शेयर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। वो उसे कहता है तुम बहुत कुछ सोच रही हो। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम ये एंगेजमेंट मेरे ब्रदर के साथ कंटिन्यू कर सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर वो उसे देखकर कहती है कि तुम वाकई बहुत चेंज हो चुके हो। हान कहता है असिस्टेंट को कि इसको यहाँ से ले जाओ। अब यहाँ पे वो अपने ब्रदर को कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है? तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है कि मुझे अब बॉस बनना चाहिए। जिस पे वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमने मेहनत की है, मैंने ये प्रोजेक्ट देखा है और इसमें बहुत कमी है, अगर तुमने मेहनत की होती। और वो उसके काफी फॉल्ट निकाल के उसे दिखा देता है। डैड बस दिखता रह जाता है। यहाँ पे सब लोग भी परेशान होने लगते हैं कि गायब होने के बावजूद उसने कंपनी पे इतने अच्छे से नजर रखी है और उसे डीपली एनालाइज करके बता रहा होता है कि कंपनी में अब क्या क्या फॉल्ट है और उसे किस तरह काम करना होगा। जिस पे उसका भाई बस उसकी बात सुनता रहता है, लेकिन फिर भी उसे ब्लेम कर रहा होता है। लेकिन हान उसे साफ कह देता है कि तुम इस कंपनी के लिए ठीक नहीं हो और वो दोनों एक दूसरे के सामने राइवल्स की तरह खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे वो डैड को कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ और आपको कोई भी प्रॉब्लम अब फेस नहीं करनी होगी। डैड हाँ कह देता है क्योंकि डैड को फायदा हान के साथ ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ न्यूज आ जाती है कि चौहान ग्रुप का प्रेसिडेंट वापस आ चुका है, जो कि 6 मंथ से मिसिंग था। यहाँ पर ये न्यूज सॉन्ग देख लेती है। वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है कि अब उसकी खैर नहीं होगी, उसे यहाँ से अपनी जान बचा के भागना चाहिए। और फिर वो अपने डॉगी को कहती तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी यहाँ से ले जाऊंगी, हम दोनों ही यहाँ पे सेव नहीं है। अब डॉगी को पकड़ के वो अपना लगेज लेके एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। लेकिन इतने में उसे हान की कॉल्स आने लगती है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ पे हो? जिस पे वो कहती है मैं घर पे बहुत मजे से खाना खा रही हूँ, तुम कब आओगे? मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। तो इतने में डॉगी उसकी गोद से उतर के पीछे को भागता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो बॉडीगार्ड्स की एक लाइन होती है और उनके दरमियान में से हान डॉगी को पकड़ के उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे घूर रहा होता है। वो उसे देखती है और काफी परेशान होने लगती है। तो वो उसके काफी क्लोज आ जाता है और उसे कहता है लगता है कि तुम भागने की तैयारी कर रही हो। और वो काफी ज्यादा डरी भी होती है और इस मोमेंट पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो गाइस ये इसका फर्स्ट सीजन था। तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग मेरे चैनल से बने रहेगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ। जैसे ही वो आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बहुत मजा आएगा देखने में कि आगे हान उसे माफ कर देता है या नहीं करता। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट
चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।